घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के पाक दिवस समारोह में शामिल होने पर उनके ट्वीट पर विवाद। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा नाराजगी जताने के बजाय पद छोड़े जनरल वीके सिंह। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आईटी की धारा 66A को किया निरस्त। सोशल मीडिया पर लिखे गए पोस्ट के लिए अब नहीं होगी तुरंत गिरफ्तारी। सबसे पहले बात करते हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों से लेकर भारत के में पाकिस्तान के दूतावास उच्चायुक्त में कल शाम को जो राष्ट्रीय दिवस पर जो भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह के जाने के बाद और लौटने के बाद जो उनका ट्वीट थे उस पर विवाद हुआ है। विवाद क्यों है? क्योंकि उन्होंने ट्वीट में उन्होंने लिखा, कई सारी बातों को उन्होंने लिखा, चाहे वो डिसगस्टिंग वहाँ उनको जाने पर लगा, वो सिर्फ ड्यूटी निभा रहे थे और ऑर्डर था क्या, ये तमाम सवाल है। साथ ही साथ जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है उस पर कि अगर उन्हें ये डिसगस्टिंग लगे तो क्यों गए वो, और गए क्यों सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि अगर उन्हें लग रहा है तो ये पद क्यों नहीं छोड़ देते। साथ ही साथ एक और सवाल खड़ा किया है कि क्या सरकार के अंदर में पाकिस्तान को लेके दोहरी नीति है, क्या है इसकी सच्चाई हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये विवाद क्यों पैदा हुआ। हमारे साथ हैं अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भूपेंद्र धर्मानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पन कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं और नीता मिश्रा हैं कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले अवधेश जी आपसे शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था, नेशनल डे था, वहाँ पे स्वाभाविक रूप से एक निमंत्रण आया उसको लेकर, लेकिन पहले ये आया कि सुषमा स्वराज नहीं जा रही हैं, वीके सिंह नहीं जा रहे हैं, कई लोग उसका बायकॉट कर रहे हैं। पहले बायकॉट की खबरें आई, फिर खबरों के बीच में तमाम लोग वहाँ पहुँचे और वीके सिंह भी पहुँचे जिनके बारे में एक खबर थी कि वो नहीं जा रहे हैं, फिर वो पहुँचे वहाँ पे और पहुँचने के बाद वहाँ वो मुश्किल से बहुत कम समय के लिए, शायद 10 मिनट के लिए रहे होंगे, निकल के आते हैं, ट्वीट करते हैं, ट्वीट पर विवाद पैदा होता है। इस विवाद की आवश्यकता कितनी थी? इस तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो है कि पाकिस्तान दिवस आयोजन में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का जाना मेरी दृष्टि में किसी भी तरह से सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान हर वर्ष अपना दिवस मनाता है, उच्चायोग में आयोजन करता है, मुझे कोई समस्या नहीं है। वे हर वर्ष हुर्रियत नेताओं को बुलाते हैं, इसलिए उनको बुलाना आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि जो 23 मार्च है वो भारत की दृष्टि से देखिए, अगर आजादी के पहले तो सांप्रदायिकता का ऐसा दिवस था जिसने हमारे देश में खून और आग की होली की स्थिति पैदा कर दी और पाकिस्तान विभाजन हुआ। तो वो एक पक्ष है, लेकिन फिर भी अब पाकिस्तान बन चुका है, हम उस हकीकत को स्वीकार करते हैं। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही है, क्या उसमें इस समय भारत सरकार का अधिकृत प्रतिनिधित्व अपरिहार्य था? प्रश्न एक। दूसरा, क्या इससे भारत की कूटनीति के संदर्भ में दुनिया में कोई बेहतर संदेश गया है? और प्रश्न तीन, कि क्या भारत के अंदर ही इसका कोई सकारात्मक संदेश गया है? ये तीन ऐसे प्रश्न हैं जिनके आधार पर आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं इसका उत्तर तो पहले तो इसी में निहित है कि जब विदेश राज्य मंत्री वहां से निकले, पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे भारत सरकार ने भेजा था, प्रोटोकॉल के नाते मैं आया हूं। और उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट्स किए। वो ट्वीट सरकार के खिलाफ नहीं था, वो ट्वीट्स एक 40-42 वर्ष तक सैनिक रहे हुए व्यक्ति का मनोभाव था, जिसने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सामना करते हुए अपने जवानों को मरते देखा है, जिसने अभी हाल ही में जम्मू में कठुआ से सांभर तक 3 हमले देखे जिसमें जवान मारे गए हैं। तो वो एक मनोभाव की अभिव्यक्ति उसने किया है, और ये अभिव्यक्ति जनरल वीके सिंह की नहीं, संपूर्ण देश की इस समय है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि उनको जो भेजा गया तो उस वक्त उनको नहीं पता है कि वो जनरल थे, वो तो तब भी जनरल थे, तब भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, उनकी अगर ड्यूटी है वो गए हैं, तो फिर इसको लेके आप विवाद जब पैदा करते हैं, आप कहते हैं डिसगस्टिंग है, आपको ड्यूटी निभा रहे हैं, तो आप क्या जो सवाल फिर उठता है कि क्या भारत के प्रति जो भारत की जो नीति है पाकिस्तान को लेके उसमें क्लैरिटी नहीं है? देखिए, चीजों में सोच नहीं है क्या? उसको उस पे सवाल होता है। बिल्कुल सवाल होता है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इट वाज ए डिप्लोमेटिक डिजास्टर। आपने पिछले वर्ष 18 अगस्त को हुर्रियत नेताओं से पाकिस्तान के उच्चायुक्त द्वारा बात करने पर रद्द कर दिया कि आपको उनसे बात करना है तो करिए। वो एक वेलकम और बोल्ड स्टेप था, उसका देश ने समर्थन किया था।
पाकिस्तान उच्चायोग लगातार हुर्रियत नेताओं से बात कर रहा था और कल के दिलीप जी उस भोज में हुर्रियत नेता हीरो थे। दे वर स्पेशल गेस्ट, वो तो हमेशा रहे, लेकिन आपने हमेशा रहे। नरेंद्र मोदी का समर्थन उस हमेशा के लिए नहीं था। नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंड लिया था कि अगर हुर्रियत नेता से आप बात करते हैं तो हम नहीं आएंगे। तो आप अगर, लेकिन ये बातचीत नहीं था, एक राष्ट्रीय दिवस था आपके देश में, उनके साहित्य उनका मुझे एक सवाल, मेरे सवाल का मैं आपसे लेकिन एक लाइन तो बोल दूं, मुशर्रत आलम को पाकिस्तान उच्चायोग ने इनवाइट किया था। कल्पना करिए कि अगर बीके सिंह के जाते आते मुशर्रत आलम हेलो सर हाथ मिला लेता और वो एक फोटो दुनिया भर में चली जाती, क्या स्थिति होती। इसीलिए देखिए वो 5 मिनट रुके, 15 मिनट डिप्लोमेसी में आपके सेकेंड के भी हाव भाव का, आपके बॉडी लैंग्वेज का, आपके उसका महत्व हो जाता है। मैं केवल एक बात से अंत करूंगा कि दुनिया यह देख रही है इस समय कि पाकिस्तान ने अपना स्टैंड नहीं बदला है, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बदल दिया है, यह संदेश गया है। तो दुनिया यह भी निष्कर्ष निकाल सकती है कि शायद इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान शायद सही था और भारत ने एक नी जर्क रिएक्शन किया है और अपने उस स्टैंड में थोड़ा सुधार कर लिया है। यह अगर छवि जाती है तो कैसी कूटनीतिक छवि और कैसा संदेश कूटनीति के पीछे कोई रणनीति है? भूपेंद्र धर्मानी जी, आप देखते कुछ रणनीति का यह हिस्सा है कूटनीति का, जो ये फैसला था कूटनीतिक फैसला था। जाहिर है कि भारत सरकार के नुमाइंदे के तौर पे वो गए वहां पे और भारत सरकार का निर्णय रहा होगा, क्योंकि वो नुमाइंदे के रूप में, क्योंकि जो अवधेश जी ने कहा वो एक जनरल रह चुके हैं, सर्विंग जनरल थे, मजबूत जनरल थे उनके समय में, तो वो उन्होंने जो कुछ कश्मीर में देखा है उसकी पीड़ा उनको थी, तो इसलिए वो दुखी हुए, लेकिन वो एक नुमाइंदे की तरह गए थे भारत सरकार के। देखिए मुझे ये लगता है जो आपने बात कही ना बाद में, कि भारत सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में वो गए। अब भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जब आप चले गए तो भारत सरकार की जो आपने ड्यूटी, जिसको बार बार आप कह रहे हैं, पूरी की है, तो उसके बाद इस प्रकार के उस ड्यूटी को निभाकर उसके बाद आपने क्या किया वो अपेक्षित नहीं था। क्योंकि आप जब खुद ही मान रहे हैं कि आप ड्यूटी पर जा रहे हैं और आज आप जनरल नहीं हैं, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर हैं। अगर आपको लगता था तो आप अपने नेता से कह सकते थे, अपना उसी समय रिजर्वेशन शो कर सकते थे। लेकिन जो अवधेश जी ने बात कही है, मुझे लगता है कि देखिए वहां पर उनके राष्ट्रीय दिवस पर जाना, सरकार, भारत सरकार का कोई प्रतिनिधित्व वहां पर करे, ये आवश्यक हो सकता है कूटनीतिक दृष्टि से। लेकिन आपकी डिप्लोमेसी क्या कहती है? आपकी सरकार जब बनी, आपने पड़ोसी देशों को बुलाया, वहां के प्रधानमंत्री भी यहां पर आए। उस गेस्चर को जब आप थोड़ा और बढ़ाने जा रहे थे तो उन्होंने हुर्रियत नेताओं को बुलाया अगस्त के अंदर। आपने पहला जो स्टेप उठाना था, एक जो बहुत प्रिलिमिनरी टॉक जिसको डिप्लोमेसी में कहते हैं, वो ही आपने रद्द कर दी। अब जब आपने इतना स्ट्रांग स्टैंड ले लिया, उसके बाद ऐसा क्या परिवर्तन आया है? प्रश्न यही आ रहा है हर किसी की दृष्टि में कि आपने इतना बड़ा जो चेंज किया है, जिस एक जैसे कहते हैं ना पहला स्टेप, उसको आपने विड्रॉ किया। आज आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि उनके राष्ट्रीय दिवस पर एमओएस को भेजना, और जिसकी बैकग्राउंड एक जर्नल की रही है। तो मैं उसमें जाने में कहीं हर्ज नहीं मैं मानता, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी क्या है, आप किस नीति पर चल रहे हैं? भारत की एक विदेश नीति है जहां व्यक्ति, शायद जो सवाल में पुष्पेंद्र आपसे भी कि भारत के डिप्लोमेटिक या फॉरेन रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी में यहां पे एक व्यक्ति को लेके, चाहे वो भारत सरकार के नुमाइंदे हो, चाहे वो पूर्व आर्मी चीफ रहा हो, उनको देख के भारत की विदेश नीति तो नहीं, कूटनीति तो नहीं की जा सकती है। यहाँ भारत की कूटनीति विदेश नीति के आधार पे एक रिप्रेजेंटेशन भारत से 100% सहमत हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को देख के बनती है, मेरा प्रश्न ये नहीं है। उनकी जगह कोई और होता तब भी जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो इतना बात कह रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ कि आप एक तरफ तो फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव स्तर की वार्ता को रद्द कर रहे हैं और उसके बाद आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आप भारत सरकार के पाकिस्तान की प्रति जो रवैया है उस पर सवाल करें पुष्पेंद्र। लेकिन जो पूरा मामला है, जो विवाद है, वो कल जाने के बाद से नहीं, जाके लौटने के ट्वीट के बाद पैदा होता है। उस ट्वीट को क्या आवश्यकता थी उस ट्वीट की? देखिए दो बातें हैं। जब आप अपने ड्यूटी पूरा कर रहे हैं तब
जो आपने टॉपिक रखा है उसमें जनरल वीके सिंह का कल उनके नेशनल डे में एज ए चीफ गेस्ट जाने पे है। नहीं, जाके आगे नहीं, मैं वही वहां से बात शुरू होती है ना। भारत सरकार ने बातचीत क्यों तोड़ी, ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। सवाल ये है कि जनरल वीके सिंह मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जनरल वीके सिंह के साथ में दो चीजें जुड़ी हुई हैं जो भारत के किसी और मंत्री के साथ में नहीं जुड़ी हुई है। जनरल वीके सिंह अपने दौर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं, कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ चुके हैं, कश्मीर में जो कोवर्ट एंड ओवर्ट ऑपरेशन चलते हैं उसके बहुत बड़े विशेषज्ञ रहे हैं। जनरल वीके सिंह का वहां जाने में दो बातें थी। एक तो सबको पता था कि पाकिस्तान अपने नेशनल डे पे हिंदुस्तान के बहुत सारे दानिश्वरों को बुलाता है जो उनकी पार्टी लाइन, जो उनके मुल्क की लाइन को टो करते हैं। कोई जरूरी है ये? मैं यहाँ पे क्या ये जरूरी है कि जो भारत के नेता, भारत के मंत्री, भारत के पत्रकार, भारत के अन्य कोई व्यक्ति गए हो वो पाकिस्तान के लाइन को टो करते हुए जरूरी है? देखिए मैं एक बात क्या ये मैं मान लूं कि वहां राजीव शुक्ला गए हुए थे, मणिशंकर अय्यर गए थे, राम जेठमलानी गए थे, वहां पे भारत के तमाम और भी वरिष्ठ पत्रकार थे, वो तमाम लोग पाकिस्तान के लाइन को टो करते हैं? मैं अपनी बात को साफ कर देता हूं जी। पाकिस्तान में कोई 10 साल से मैं जाती तौर पे बहैसियत जर्नलिस्ट जाता हूं और आप सबको पता है कि मेरा लिंक पाकिस्तान के एक चैनल के साथ है। मैं ये देखता हूं कि किसको वीजा मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, किस पत्रकार को उनके एजेंडे पे तहत काम कर रहा है। कोई पत्रकार वो लाइन नहीं ले रहा जो भारत की नहीं है। एक चैनल है भारत का जिसकी टीआरपी बड़ी हाई मानी जाती है, उसका आदमी पाकिस्तान हाई कमीशन में घुस नहीं सकता, उसको पिछले 10 साल से वीजा नहीं दिया जाता। तो मैं ये कैसे मानूं कि जिन लोगों को इन फंक्शनों में डिनर कराने के लिए बुलाया जाता है, ताल्लुकात बनाने के लिए बुलाया जाता है, वो कहीं ना कहीं खामोश या सॉफ्ट रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन एक पीस निक की बहुत बड़ी दुकान है जो लोग चलाते हैं, लोग उसमें शामिल होते हैं, सॉफ्ट होकर बोलते हैं, पाकिस्तान के एग्रेसिव पोस्चर को भारत के खिलाफ कोशिश करते हैं कि उसको रफा दफा किया जाए। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में ऐसा नहीं है कि वहां यह सोच के बुलाया जाता है कि देश की दानिश्वरी के लिए बुलाया जाए। कल एक चैनल से 15 लोग मौजूद थे। राजीव शुक्ला हर बार जाते हैं, मणिशंकर हर बार जाते हैं। मणिशंकर की लाइन सबको पता है, मणिशंकर क्या क्या कहते हैं, राजीव शुक्ला को सबको पता है लोग क्या क्या कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, सवाल मेरा ये नहीं है, इस बहस का मुद्दा ये नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि जनरल वीके सिंह रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। जनरल वीके सिंह की हैसियत एक मंत्री के अलावा भी है। यह बात अलग है कि वो मंत्री की हैसियत में गए थे। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब वो वहां पहुंचे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्टिफ थी दिलीप कि मुझे यह लग रहा था कि जैसे किसी ने इनको धक्के मार के भेजा हो, और वो लड़खड़ाते हुए जैसे कहने बहुत तेजी से चले और मंच पे चढ़ गए। मैं जो बात बताना चाहता हूं जो भारतीय मीडिया नहीं डिस्कस कर रहा है, जब वो मंच पे चढ़ ही रहे तब तक जनगण शुरू हो गया, और जब तक लोग सेटल होते तो पता यह चला कि जहां तक एज ए जर्नलिस्ट जो मैं वहां कवरेज पे था, दो महान भाव इस देश के जिनके पास भारत का पासपोर्ट है, एक यासीन मलिक पीछे कुर्सी पर बैठ के कुछ खा रहे थे, एक सैयद शाह गिलानी जिनके घर पे आज से 10 दिन पहले पाकिस्तान के हाई कमिश्नर गुप्ता कॉलोनी मालवीय नगर के अंदर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के बारे में तफसील से बताने गए थे, ये बातचीत हुई है, वो सोफे पे बैठे हुए थे। तो मेरा कहना यह है कि एक मंत्री के लिए, एक जनरल रिटायर के लिए यह मंजर खड़ा हो कि उसके सीधे हाथ पे यासीन मलिक जो है 10 फीट की दूरी पे, 20 फीट की दूरी पे टेबल पे बैठा खा रहा हो, और उल्टे हाथ पे उसके सैयद शाह गिलानी ना खड़े हो पाए हो, सोफे बैठे हो, और वो जनरल पाकिस्तान और भारत के नेशनल एंथम में अटेंशन खड़े होकर सलूट ले रहा हो, यह मैं समझता हूं किसी हिंदुस्तानी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। बात यह है कि जनरल वहां गए, जनरल को नहीं, मैं अपनी जाती तौर पर बता रहा हूं। जिस वक्त मुझे यह खबर पता चली कि जनरल वीके सिंह को वहां चीफ गेस्ट बनाया गया है, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप जा रहे नहीं जा रहे। उन्होंने टेलीफोन में मुझसे कहा कि मैं किसी कीमत पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन जब वो वहां थे तो मुझे भी सरप्राइज हुआ कि यह कैसे मुमकिन है कि जनरल वीके सिंह की छवि दूसरे टाइप की है, सिर्फ मंत्री नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों को, भारत पाकिस्तान के कूटनीतिक फैसलों को, भारत के विदेश नीति को हम एक जनरल जो अब मंत्री हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उससे बांध के देखें। ये क्या दिलीप मैं आ रहा हूं जी। अगर आप इस मुद्दे को यह कह के छोड़ देते हैं कि जनरल वीके सिंह के इर्द गिर्द भारत पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं घूमेगी, तो मेरा सवाल आपसे यह है, मोदी सरकार से यह है, उनके जितने पैरोकार हैं उनसे मेरा सवाल यह है कि मुझे यह बता दें
कि आज से 10 या 12 दिन 15 दिन पहले मोदी सरकार ने जब यह फैसला किया था कि हम हुर्रियत के बाद बातचीत नहीं करेंगे, और आपने बातचीत तोड़ भी दी थी, लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपने 60 दिन तक कश्मीर में सरकार नहीं बनाई और उस सरकार के मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंदर आपने लिखा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, और भारत सरकार ने उस सरकार के बनने, मेरी बात सुन लें, पीडीपी बीजेपी की सरकार बनने से पहले आपने सार्क यात्रा का एक ड्रामा किया और 4 देशों की यात्रा के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद के कहने पे, मुफ्ती मोहम्मद सईद के दबाव में आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करते हुए पाकिस्तान में फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा। किस लिए भेजा था? अगर मुफ्ती सेंट्रिक नहीं है तो फिर वीके सिंह भी सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। अगर यरगमाल जो है उस पॉलिसी को वीके सिंह नहीं बनाएंगे तो मुफ्ती भी नहीं बना सकते हैं। मुफ्ती भी भारत की पाकिस्तान के प्रति पॉलिसी तय नहीं करेंगे। सवाल यह है कि आप एक तरफ तो वीके सिंह को देख रहे हैं, लेकिन मुफ्ती के कहने से तो मोदी ने ये किया। जी नीता जी, जी जो कुछ विवाद है, जो कुछ बहस है, जो कुछ चर्चा है, कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाए, ये तो चीजें 15 साल से हुर्रियत के लोग आते रहे हैं, वहां पे मिलते रहे, तमाम मंत्री जाते रहे, तमाम नेता जाते रहे हैं, पत्रकार जाते रहे हैं, डिप्लोमेट जाते रहे, इसमें कहीं कोई नई चीज नहीं है। देखिए, आज जो अभी जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने कहा, एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे ही मन में नहीं उठता कि मैं कांग्रेस से हूं, बल्कि मुझे लगता है सारे ही देशवासियों के मन में ये बात उठती होगी कि क्या भाजपा स्वयं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है? नहीं, क्या भाजपा का कंफ्यूजन का मसला है इसमें? सरकार देखिए, जो भारत की विदेश नीति क्या भाजपा की नीति है, विदेश नीति है क्या? देखिए, जो इस समय हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि स्वयं सरकार इस समय बहुत कंफ्यूज्ड है। मैं आपको कई सारे कहां पे आप कंफ्यूजन कहां देखते हैं? मेरा सवाल ये है, पहले ये बताइए। बड़ा कंफ्यूजन बता दूं, नीता जी को नहीं पता, आपकी बात देखिए पुष्पेंद्र, मुझे बात पूरी करनी चाहिए। कर रहा हूं, आप कंफ्यूजन जो पूछ रहे हैं, एक बड़ा बता दूं मैं आपको। आपने बार बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बाइलेटरल टॉक्स होगी, तो भारत कल भी कह रहा है। सुनिए मेरी बात, कहां अंतर है उसमें? आप मेरी बात नहीं समझ रहे भाई जी। मैं कह रहा हूं आप अपनी रट लगाते रहिए। कल ही सुबह 9 बजे जब झंडा फहराया गया तो अब्दुल बासित ने जो राष्ट्र के नाम संदेश पढ़ा, उसमें यह कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मामला कश्मीरियों की ख्वाहिशात के तहत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दिए गए प्लेबसाइट के तहत ही होगा। सवाल यह है कि एक तरफ उनका एक आदमी, उनका हाई कमिश्नर यह कहता है, दूसरी तरफ जब मंच में वीके सिंह खड़े थे तब भी इस बात को अब्दुल बासित ने रिपीट किया। तो सवाल यह कि नीता जी जो बात कह रही हैं कि भारत अपनी पॉलिसी में कंफ्यूज है, उसकी सरकार कहते हैं कि पाकिस्तान से बात होगी। विवाद के पीछे भारत की सियासी कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए है, लेकिन मैं सिर्फ देखिए, इस समय किसी के लिए भी कोई भी कंक्लूजन, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये कंक्लूजन कोई भी किसी भी प्रकार का ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन साथ में ये भी प्रश्न दिमाग में एक गैप सा क्रिएट हो जा रहा है कि आखिर आप कहीं से भी शुरू करिए, कश्मीर से शुरू करिए, पीडीपी के साथ इनका ये अलायंस पार्टनर है। उन्होंने कहा, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान की वजह से इलेक्शन बहुत अच्छा स्मूथली हो गया, कभी वो मसरत आलम को छोड़ देते हैं और भाजपा आप यहाँ से वहां मत ले जाइए। देखिए ऐसा है, जो सवाल है उस सवाल पे आप कहते हैं कंफ्यूजन है। कहां कंफ्यूजन है? सवाल ये है, इस सब में जो सरकार है उसकी डिप्लोमेसी आगे आती है। सर्वोपरि हमारा जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, वो मेरी समझ में कोई भी अलायंस, चाहे पीडीपी के साथ हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल के साथ, जो कि आतंकियों का जो सेलिब्रेशन करते हैं, जिनके साथ इनका अलायंस है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि देश की जो विदेश नीति है उसके सामने वो कहां पे, मैं वही जानना चाहता हूं, देश की विदेश नीति जिसके हवाले से आप कह रही हैं, वो कहां पे क्लैरिटी नहीं है, इसमें कहां चीजें बिल्कुल तो मैं वही आप सिर्फ एक माहौल क्रिएट करें। सवाल नहीं, देखिए एक तरफ कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जब टेररिज्म के आड़ में हम कोई बाइलैटरल टॉक्स नहीं करेंगे, और एक स्ट्रांग स्टैंड ले लेते हैं कि हुर्रियत के लीडर्स की वजह से हम आगे नहीं बढ़ाएं। दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने जयशंकर जी को भेजा पाकिस्तान बात करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। किस बैकग्राउंड के तहत उन्होंने ये भेजा? नंबर 1। नंबर 2, अभी जब कल ऐसी कौन सी बात थी, आपने कहा कि जनरल वीके सिंह को
ऐसा लगा आप लोगों की बात से कि किसी मजबूरी में जैसे उनको भेजा गया हो। मुझे नहीं लगता कि वहां जाकर के वो जनरल वाला जो उनका अंदर जो भाव थे वो निकल के आए, बल्कि वो वहां पे एक ऑफिशियल उसके रूप में गए थे, अथॉरिटी के रूप में गए थे। बाकी सब की बातें किनारे, चाहे मणिशंकर अय्यर जी हो, चाहे जैसा इन्होंने पुष्पेंद्र जी ने कहा और भी नाम लिया, राजीव शुक्ला जी वगैरह, मैं कहती हूं उस समय जनरल वीके सिंह जी का एक जो ओहदा था जिसको वो एक देश को अपने रिप्रेजेंट कर रहे थे और साथ में अपने डिप्लोमेटिक टाइज को, जो हमारा जो कूटनीति है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुझे लगता है कि बाद में आकर के उन्होंने डिस्गस्ट शब्द कहकर, जैसे पाकिस्तान जैसे सवाल से हमने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कह के इस तरह से एक छोटा सा डाला जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं कि जब आके उन्होंने जो कुछ कहा उस पे सवाल फिर आप उठा रहे हैं सीधा सीधा, फिर वो डिप्लोमेसी पे, भारत की विदेश नीति पे कंफ्यूजन है, वहां नहीं है। फिर आप उसको जी, कांग्रेस की पाक डिप्लोमेसी फुल ऑफ डिजास्टर्स रही है पूरे 10 सालों तक। सिंह जी एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं जल्द। एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय जो दिवस है उस दावत में जाने के बाद वीके सिंह के जो ट्वीट थे और ट्वीट के बाद जो सियासी विवाद खड़ा हुआ है, खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और यहाँ तक कि उनका इस्तीफा मांगा गया कि अगर जनरल वीके सिंह दुखी थे या दुखी हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, कांग्रेस के मांगने से एक सवाल है जो वीके सिंह और मोदी सरकार को तय करना है, लेकिन कई और पहलू हैं इसके। एक सबसे अहम पहलू ये है कि क्या भारत की जो विदेश नीति है वो कुछ प्रभावित होता दिख रहा है इस जेस्चर से, क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है, क्या उसको लेके विवाद जो पैदा हो रहा है उसके पीछे जो घरेलू सियासत है कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, या अब जो सियासी मजबूरी है उसके कारण ये बयानबाजी हो रही है, या इसमें कुछ अन्य तथ्य भी पहलू भी है। अवधेश जी देखिए, जनरल वीके सिंह ट्वीट्स न भी करते तब भी मेरा मत यही था। हम लोगों ने जनरल वीके सिंह के ट्वीट्स के पहले ही बहुत सारा कुछ लिखा और बोल चुका हूं मैं। मेरा कहना इतना यह है कि हमेशा देखिए, पाकिस्तान के साथ मैं बातचीत का आरंभिक दिनों से समर्थक हूं। जब राजा परवेज अशरफ आए थे तो पूरा देश विरोध करता था कि सलमान खुर्शीद को नहीं जाना थी। मैंने उसका समर्थन किया कि हमारे देश में आया है, हम एक सभ्य राष्ट्र है, उनको खाना खिलाओ, बेहतर है वो अपना जो है जियारत करें और चले जाएं। मैं इसके पक्ष में रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि कम से कम अभी जैसे नीता जी बोल रही थी, 2 लाइन बोल के मैं मूल मुद्दे पर आऊंगा। कांग्रेस ने पाकिस्तान संबंधी नीति में भारत की ऐसी गलीज स्थिति पैदा कर दी कि शर्मल शेख में जो कि संयुक्त बयान जारी हुआ उसमें आपने अप्रत्यक्ष रूप से यह लगभग लिख दिया, घोषित न करते हुए, कि वहां के बलूच में जो है, बलूच में हम बलूच को शब्द को स्वीकार करने का अर्थ था कि भारत उनमें भाग लेता है। आपने मुंबई 2006 में जुलाई हमले में कहा गया पाकिस्तान से बात नहीं होगी, और हवाई द्वीप पर सितंबर में आपने मुशर्रफ के साथ पूरा इतना समझौता कर दिया टेररिज्म के कोऑपरेशन के पैक्ट पर, तो वो तो एक से एक करते रहे हैं। इसलिए इनको तो, और इनकी मिनिस्टर तक वहां जाती रही पाकिस्तान डे पर। हमलों का मूल्यांकन मोदी ने जो कसौटी बनाई है उसके आधार पर हम उसकी सरकार को देखते हैं, यह नहीं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने बनाई है, पहला। दूसरा, हमारा आधार यह है कि इससे भारतीय विदेश नीति को खासकर पाकिस्तान संदर्भ में कुछ प्राप्त होना है या कुछ खोना है, और तीसरा यह है कि क्या हमारे राष्ट्रीय हित में यह कदम था। तो यह 3 हमारी मूल कसौटी है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, क्या किसी प्रोटोकॉल में यह लिखा हुआ है कि भारत विरोधी और पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली ऐसे व्यक्ति वहां बैठे हो जो कि भारत का मजाक उड़ा सकते हो, उनके बीच भी हम वहां जाएं? ये किस प्रोटोकॉल में लिखा है? कौन सा प्रोटोकॉल देश के सम्मान और सुरक्षा से बड़ा हो सकता है? प्रोटोकॉल दिलीप जी
दो राष्ट्रों के सम्मान की रक्षा के लिए है, राष्ट्राध्यक्षों सुनिए व्यक्ति के गरिमा की रक्षा के लिए है, उन दिवसों के गरिमा की रक्षा के लिए है। अगर एक पक्ष उसके लिए तैयार नहीं है तो दूसरा पक्ष उसमें क्यों होगा? यासीन मलिक से बाहर एक पत्रकार ने पूछा कि आप तो इंडियन हैं, पाकिस्तान दिवस में क्यों आते हैं? उसने कहा कि वी आर नॉट इंडियन, वी आर ए सिटीजन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। यासीन, तो बस सुनिए, सवाल यह है कि आपका मिनिस्टर वहां है और वहां एक व्यक्ति अपने को कह रहा है कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं, और हम तो कह रहे हैं कि अभी तक सरकार ने उस व्यक्ति का पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया? जैसे पाकिस्तान के नागरिकों को 1 से 2 और 3 सिटी में जाने की अनुमति मिलती है, उस प्रकार से यासीन मलिक को उनको छीना जाना चाहिए। तो ये अलग मुद्दा है, नहीं, ये मुद्दा जुड़ा हुआ है कि एक व्यक्ति अरे भाई उसी में वो जा रहे हैं, वहीं वो यासीन मलिक बयान दे रहा है। ये दोनों मुद्दे एक है। लेकिन मैं आपसे एक तीसरी बात भी पूछ रहा हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि भैया कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, ठीक है, माने हुर्रियत नहीं होगा, हम उनको हुर्रियत का सम्मान नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब हुर्रियत के सारे लोग वहां वीआईपी व्यवहार पार कर रहे, ऐसे सब कर रहे थे जैसे उनके देश का दिवस मनाया जा रहा हो, तो वहां आपके मंत्री के भाग लेने से क्या संदेश जाएगा? आप जो पूछ रहे हैं कि जाने से क्या गया, मैं पूछ रहा हूं वो न जाते तो क्या जाता? वो न जाना ऐसे समय में नहीं, इसमें सवाल ये है कि भारत की विदेश नीति आज नई सरकार के आने के बाद नए तरीके से सरकार अपने चीजों को देख रही है। ये कौन सी विदेश नीति है? एक सेकंड, वहां नहीं जाने से बातचीत का रास्ता कहां बंद हो रहा है? मेरा सवाल है वहां जाने से बातचीत का रास्ता भी नहीं बंद हो रहा है। तो मेरा सिर्फ ये, आप जो सवाल, जो विवाद है, क्या भारत को एक प्रेगमेटिक या जो भी एक औपचारिकताएं हैं, एक डिप्लोमेटिक कूटनीतिक औपचारिकताएं हैं, क्या उसको पूरा करने पर ये बवाल क्यों है, विवाद क्यों है, क्यों इस तरह से चीजों को ले जाने? डिप्लोमेटिक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे राष्ट्र पर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्टों का अटैक हो रहा है। हमने उनको कह दिया कि आप हुर्रियत से बात न करो। हमको चिढ़ाते हुए अब्दुल बासित लगातार हुर्रियत के नेताओं से दिल्ली में बात कर रहा है, कार्यक्रम के दिन मीडिया को बुला के, सुनिए, मीरवाज उमर फारूक से बात कर रहा है। तो जो देश हमको चिढ़ा रहा है, आप क्या समझते हैं कि उसके बातचीत करने से हमारा कोई अभी समाधान हो जाने वाला है? मैं कह रहा हूं कि बातचीत जरूरी है, लेकिन भारत की सरकार ने गलत समय पर गलत तरीके से बातचीत का एक संदेश दिया है। यहां बातचीत का वही तो यहां पे इस संदेश है कि अब हम बात के लिए देखिए, मिनिस्टर क्या संदेश है? मिनिस्टर को भेजने का अर्थ यह है कि अब हम पाकिस्तान के साथ जो हमारे बातों के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर जो एक टेंशन, सरफेस टेंशन, सतह पर तनाव दिख रहा था, उसको दूर करते हुए और हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो ये जो संदेश उनके बीके सिंह के जाने से दिया गया, ये गलत समय पर गलत तरीके से भारत की हित के और भारत की परंपरागत सोच के और इस देश के ज्यादातर बहुमत लोगों की भावनाओं के विपरीत था। चलिए धर्मानी जी, आप भी अवधेश जी के बात से सहमत हैं? देखिए, मैंने तो पहले ही आपको बहुत कम शब्दों में, क्योंकि मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, मैंने यही कहा कि जो सरकार बनने से पहले सरकार का नेता पाकिस्तान को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे थे, सरकार में होने के बाद और आप जब चुनाव लड़ते हैं उस समय क्या दोनों स्थितियां? मैं दिलीप जी वहीं आ रहा हूं। मेरा यह कहना है, सरकार बनने के बाद आपका पहला स्टैंड उसी लाइन पर है जिस लाइन पर आप बोलते रहे प्रधानमंत्री बनने के बाद। आखिर ऐसा क्या चेंज हुआ? मैं अवधेश जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सरकार की नीति कंफ्यूजिंग है। ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है कि आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़े, और वो भी तब जिन नेताओं के साथ बातचीत को लेकर आपने विदेश सचिव की यात्रा जो बातचीत है निरस्त की थी, आप उन नेताओं के बीच में अपने मंत्री को भेज रहे हैं और उसी जगह पर भेज रहे हैं जहां पर बातचीत हो रही थी, जहां पर हुर्रियत नेताओं से उच्चायोग। तो मेरा क्या हुर्रियत नेता वहां पहली बार आए थे? मैं ये नहीं कह रहा, राष्ट्रीय दिवस, मैं ये नहीं कह रहा हूं जी, देखिए क्या कह रहे हैं? मैं कुछ और कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि आपने उस स्थान पर जब उन्होंने बातचीत के लिए उनको बुलाया, आपने विदेश सचिव स्तर की वार्ता को निरस्त कर दिया। अब उसी स्थान पर आप अपने मिनिस्टर को भेज रहे हैं और फिर वहां पर यह भी नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया, जिनकी वजह से आपने विदेश सचिव की यात्रा स्थगित की। मुझे लगता है कहीं कंफ्यूजन है। नहीं, देखिए, विदेश नीति अलग है। भारत में पाकिस्तान का उच्चायुक्त है,
यहाँ पे वो राष्ट्रीय दिवस मनाते आ रहे हैं, यहाँ पे हुर्रियत के लोग और अन्य लोग जाते रहे हैं, और हुर्रियत की जो पोजीशन है भारत के बारे में, आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को एक बात और कहना चाहूंगा इसमें छोटी सी, कि भारत में सत्ता परिवर्तन होता रहा है और नए नए प्रधानमंत्री आके ओथ लेते रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व वहां के प्रधानमंत्री ने किया है, ऐसा बहुत लंबी हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलता। उनकी तरफ से ये गेस्चर आया जी, और ये शुरुआत करने का एक तरीका था जी, कि आप लाइन पर आइए और आपको उस लाइन के ऊपर बातचीत की जाएगी। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से हुआ और यहां पर गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया, सरकार ने जो स्टैंड लिया, उसमें कहीं परिवर्तन तो कुछ नहीं आया कि आप फिर एक दोबारा गेस्चर दे रहे हैं उनके राष्ट्रीय दिवस पर, आप अपने सरकार के प्रतिनिधि को भेज रहे हैं। ये क्यों किया गया? ये सरकार की तरफ से कंफ्यूजिंग है, ये देश नीति में कंफ्यूजन है। पुष्पेंद्र, ये कंफ्यूजन कहां लग, मैं लगातार ये जानने का अपने दर्शक के लिए भी, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा अमेंडमेंट है। भारत सरकार का मंत्री पिछले 25 साल 50 साल से जा रहा है जब से ये नेशनल डे पाकिस्तान में मनता है, और उतने ही साल से हुर्रियत के लोग उतने ही जोशो खरोश के साथ आते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था जो बार बार आप पूछ रहे हैं कि इस बार पहली बार हुआ है कि हुर्रियत के लीडर दिल्ली में 2 दिन पहले थे और नेशनल डे 23 तारीख को था जो हाई कमीशन में होता है, और 7 से 9 के उस प्रोग्राम में हर साल शामिल होते हैं। लेकिन इस बार 22 तारीख को तिलक लेन में हाई कमिश्नर के घर पे डिनर था। उन्होंने ऑफर किया है रिजाइन करने का, जो खबर आ रही है वीके सिंह हैज ऑफर्ड टू क्विट। उन्होंने जो खबर अभी आ रही है कि उन्होंने पेशकश की है इस्तीफे की। नहीं, वो तो चलिए आप ब्रेकिंग खबर है, और हो सकता है कि जो कल का पूरा गुस्सा है और उनके अंदर अपने आर्मी का वो मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, जो धर्मानी साहब मतलब जो कह रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा अमेंड कर रहा हूं कि पहली बार 22 मार्च को तिलक लेन स्थित हाई कमिश्नर ने अपने घर पे एक्सक्लूसिव हुर्रियत के लोगों को बुलाया। और यही बासित साहब, जब आपको याद होगा, एस जयशंकर जब इस्लामाबाद गए थे, उस खबर को मैं आपको बताऊं कि ये खबर आई, उसके बाद इस्तीफा मांगा गया, इस्तीफे की खबर, अब इस्तीफे की खबर की बात गलत है, तो क्या कुछ आपको लग रहा है इस पूरे चीजों में कुछ लीपापोती हो रही है, कुछ स्थिति ऐसी बनी है इससे ये पूरे कंफ्यूजन में, क्या कंफ्यूजन से कुछ चीजें बहुत साफ है? दिलीप, इसमें देखिए, अगर जनरल वीके सिंह ने इस्तीफा ऑफर किया है या उनसे लिया खबर गलत जी, जो भी है, ये भी अभी मैं नहीं कह रहा कि इसमें क्या चीज है, लेकिन इसमें एक बात जरूर समझें, अगर जनरल वीके सिंह की जगह कोई और नेता होता तो ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। समझने की कोशिश कीजिए, कल कोई पहली बार नहीं गया है, और उससे पहले एनडीए के जमाने भी मंत्री जाते रहे, रविशंकर प्रसाद एनडीए के जमाने में जाते रहे, मैं तब भी देखा है। बहुत कम शब्दों में क्या आपको लगता है इससे विदेश, भारत की जो पाक नीति है उस पे कोई नए पहलू आपको इसमें सिर्फ इतना है दिलीप, देखिए वो बात जो अवधेश जी कह रहे हैं, जो धर्मानी जी कह रहे हैं, जो नीता जी भी मान रही हैं कि आर्मी रिटायर्ड आर्मी चीफ का वहां जाना एज ए मंत्री की हैसियत में, और वहीं पे हुर्रियत के तमाम लोग मौजूद थे, और वो अगर रुकते, जैसा कि आप बार बार ये कह रहे हैं, अगर वो रुकते वहां तो जो हुर्रियत के लोग बैठे थे दाएं बाएं वो खड़े होते, तो इसका मैसेज पूरे देश में जाता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुका आदमी, विदेश मंत्री था, वो पाकिस्तान के अंदर उन लोगों से मिल रहा है जिनको पाकिस्तान, भारत ये कहता रहा है कि ये एंटी इंडिया। सवाल यह है कि उस मंत्री को लेजिटिमाइजेशन हो जाता, लिहाजा उनका वहां जाना और उस नाराजगी के साथ जल्दी आ जाना ने उसने कम से कम भारत के उस हिस्से को बचा लिया जिसका मैसेज पूरी दुनिया में जाता। वही मैं कह रही हूं कि जब हुर्रियत के खिलाफ इतना स्ट्रांग स्टैंड लिया है, जब पाकिस्तान इंडिया के इतने नाजुक रिश्ते हो गए और इतने लो लेवल पर पहुंच गए हैं, इस बैकग्राउंड में मुझे भी ये समझ नहीं आता कि क्या जरूरत थी वीके सिंह को वहां जाने की। क्या उनको फोर्स किया गया? क्या ये किसी नीति के तहत? साफ कह दिया टेलीविजन पे कि वो खुद नहीं गए। अगर उनको यही इस्तीफा देना था तो क्या कल नहीं दे सकते थे? इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन आपसे और आपके नेता से सहमत नहीं हूं। इस तरीके से नहीं होता है कि कहते हैं कि नीता जी उनके साथ फोन आया, वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। आपको लगता है गलत तरीके से ले आए? सुनिए
गया। गलत तरीके से किया मैं गया। मानता हूं कि वो सरकार के विरुद्ध, वो अपना मेंटलिटी की मैं वहां क्या महसूस किया, तो वहां उससे दिया ना। उसने तो वो ये किया है, नहीं मानना है। उसको हम लोगों ने ट्विस्ट किया। और कांग्रेस के पास, कांग्रेस इस समय नीति, रणनीति, नेतृत्व, सोच विचार के मामले पर किंग करतब वही पार्टी है। इनकी पार्टी का नेता जो है, नहीं, देखिए, अवधेश जी, दैनिक में अवधेश चला गया तो जी, कांग्रेस कुछ भी अवधेश बोल जी, देता है, अवधेश उस पर नहीं जी, जाता। ये अवधेश जी, कहकर अवधेश जी, लेकिन आसानी से- जनरल बीके सिंह अरे के अवधेश जी, ट्वीट आप को देखिए, गलत तरीके से लिया अवधेश है। जी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत किया है, उन्होंने ये कहा अवधेश कि जी, हमने आप क्या फील किया है। अवधेश जी, आप नेताजी जो- को कांग्रेस के नाते हवा में इस बात को नहीं उड़ा सकते। सन 1971 और 1965 की जंगें कैसे जीती गई और कैसा सबक सिखाया नहीं, गया है, तो ये भी ध्यान रखना 1965 की कांग्रेस चाहिए। नहीं है। आपने एनडीए के अंदर आर पार की लड़ाई करके नहीं, 6 नहीं, महीने नहीं, तक नहीं, सैनिकों को खड़ा कर दिया था कांग्रेस अटल जी ने, कांग्रेस और 6 नहीं, महीने बाद वापस आए और आपके घर में लोग आए थे कारगिल में, आपने मार खड़ा किया। आपने कोई पराक्रम नहीं किया था, कांग्रेस है यार। आपका भी देखा है, आपने कोई पराक्रम नहीं जो किया कि था। फॉरेन आपके फंड घर में में फूलों की भी सलाह थी, सलाहकार 5 साहब किलोमीटर रही है दूर सरकार अंदर सरकार बैठा था। तक। आप सिर्फ अपनी मनमोहन सिंह आज का बयानबाजी ना करें। पाकिस्तान से बात नहीं ये कर जो रहे हैं, बयान तो बहादुरबाजी जो आप कर रहे हैं चलिए सरकार के अवधेश पे, जी, आप इसके ये लिए ना हम करें। लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। जो नहीं, आप आप बात बयान कर दे रहे हैं सरकार फॉरेन के फंड पे, चलते चलते एनडीए में सबने देखा कि आपने क्या एक किया है। बहुत छोट क्या लगता है भूपेंद्र धर्मानी जी की उनको फोर्स किया गया वहां जाने के लिए, और वो जो ट्वीट किया है वहां से निकल के वो उसका दुख प्रकट कर रहे थे, या कंफ्यूजन? नहीं, उन्होंने उन्होंने तो कहा है कि मैं सर्टेन मीडिया, देखिए हाउ सर्टेन सेक्शंस ऑफ द मीडिया आर ट्विस्टिंग दिस इशू, उन्होंने ये भी कहा है उसी डिस्कस्ट में। वो तो अपना एक मेंटल अपना स्टेटस, देखिए ये बहुत कम एक- शब्दों में। एक या दो व्यक्ति ने मुझे ये नहीं लगता कहा, ये है पूरे कि देश जो ने कहा उनके है। ट्वीट हैं वो जी। तो यही दर्शाते हैं कि वो अपनी इच्छा से नहीं, फोर्स हुआ किया गया उनको जाने के लिए, और एक मंत्री के नाते जो वहां के प्रधानमंत्री चाहते हैं या नेतृत्व चाहता है, उन्होंने उसकी ड्यूटी निभाई है, उसमें कोई पुष्पेन, ये जो नीजर्क रिएक्शन है इस देश के अंदर, हुर्रियत से बात करोगे बातचीत तोड़ देंगे, अगर वीके सिंह जाने से मना कर देंगे हम भेजेंगे, हम फिर कल कोई नया, ये जो नीजर्क रिएक्शन पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान की, ये नहीं होगा। या तो आप जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने कश्मीर में आया वो झूठा है, क्योंकि वहां आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे, उस वक्त तक तो ये सब बातें नहीं थी। तो आप एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं, एक तरफ असफा हटता है, दूसरी तरफ कश्मीर की बात होती है, इस्लामाबाद कहता है कि प्लेबिसाइड होगा। आप तय नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर अपने क्लाइमैक्स में कंफ्यूजन में है। चलिए नीता जी, मैं इस लेवल तक नहीं देखिए, जाऊंगा। भारत ने कह दिया कि प्लेब स्पाइक नहीं, प्लेब आप स्पाइक कह रहे हैं, आप तो 50 साल से कह रहे हैं ये बात। देखिए, कौन सी नई बात है? वहां के वहां कौन सी नई बात है? आप तो आतंक की बात नहीं कह रहे, कौन सी नई बात है? कौन सा आतंक मुझे की बात लगता है? है, जरूरत नहीं है। मुझे लगता है और वीके सिंह जी का जाना बहुत ही गलत था और बहुत गलत संदेश एक दिया है पूरे देश क्या को। उनको जबरदस्ती भेजा गया? नहीं, जबरदस्ती कैसे होगा भाई? एक मिनिस्टर की ड्यूटी लगाई गई, वो चला गया। और अगर भेजा गया जबरदस्ती, लेकिन वो तभी व्यक्ति को ये उनको, अधिकार है कि वहां क्या फीलिंग हुई वो अपना व्यक्त किया है। अगर उनको He was ऐसा- not against the government। देखिए अगर जी, ऐसा कोई चलिए, जबरदस्ती चलिए, हुई चलिए, अगर फिलहाल- हुई थी तो यदि वो आज भाई अपना जबरदस्ती रेजिग्नेशन ये दे हुई रहे थी तो मुझे कि लग रहा है प्राइम कल ही दे मिनिस्टर देना ऑफिस चाहिए ने था। कोयला मंत्रालय का जो कोयला आवंटन में जो है जो शपथ पत्र था उसको जबरदस्ती बदलवा दिया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट की लतार लगी। इसको कहते हैं जबरदस्ती करना। चलिए। जबरदस्ती ये हुई थी कि भैया रिजाइन नहीं देना चाह फिलहाल रहे हमें थे, एक उस समय ब्रेक के लेना रेल पड़ेगा, मंत्री ब्रेक के उसको बाद लेकिन जल्द लेकिन बात अवधेश भाई आपके होने एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पे, अभिव्यक्ति की आज़ादी, और खास करके जो 6666A जो आईटी एक्ट में प्रावधान था, जिस पे कमेंट या कुछ लोड करने पे त्वरित गिरफ्तारी का प्रावधान था, उसको खत्म कर दिया गया है। अवधेश जी, आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति हो गई, अब आप कुछ भी कमेंट आराम से लिख सकते हैं कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। नहीं, ये हाँ गिरफ्तारी नहीं होगी तुरंत
हाँ, लेकिन ये कहना कि देखिए वो 66A जो था जी। वो यूपीए की सरकार ने जानबूझ करके, चूंकि उनका हो रहा था जबरन, उसमें ठूंस दिया था जो कि मौलिक अधिकार के विपरीत था। और ये मामला जब गया तो सरकार अपना पूरा दलील भी दे रही थी कि ये मौलिक अधिकार के विरुद्ध नहीं है, सोशल साइट्स पर तादाद लोगों की बढ़ रही है, उसके कारण बहुत सारे ऐसे तत्व आ गए हैं जो कि गलत, खास करके उसके बाद जबकि रॉबर्ट वाड्रा पर जो बनाना रिपब्लिक लिखा और देश भर से हमला शुरू हो गया था, और उसके बाद से सरकार ने एक स्टैंड लिया था। देखिए इसमें इतना ही है कि पूरे कानून में कुछ धाराओं को उसने अंत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भारत के लोगों को मौलिक अधिकार के 19(1) के तहत मिले हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध धारा है, इसलिए इसको खत्म किया जाए 66A को, क्योंकि उसमें पुलिस को राइट था कि वो सीधे आपको अरेस्ट कर सकती थी। ये एक ड्रैकोनियन लॉ था, एक मैं समझता हूं कि एक अधिनायकवादी कानून की धारा थी, जिसके तहत आप जानते हैं किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जो 19(2) में जो 7 बंदिशें अभी भी हैं कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो मर्यादाओं के बंधन लगाए गए हैं वो कायम है। अगर अब अभी भी डिग्निटी के खिलाफ, मोरालिटी, अभी हम अगर हेट स्पीच की तरह कुछ लिखते हैं तो हमको सजा मिलेगी। अंतर इतना ही आया है कि अब पुलिस को उस मामले को लेकर कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट फिर तय करेगी कि द पर्सन शुड बी अरेस्टेड और नॉट। बिल्कुल ये अंतर आ गया है और इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। और दुर्भाग्य यह है कि जो लाइन लगभग कांग्रेस की सरकार ने लिया, इस सरकार ने भी कोर्ट में लगभग थोड़ा सा केवल अंतर किया, लगभग उसी लाइन का पालन किया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार किया। दरकिनार करते हुए ये अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक तरह से ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा। भूपेंद्र मानी जी, कैसे देखा जाए कुल मिलाकर के? अब लगता है कि सोशल जो साइट्स है जहां पर कि लोग लगातार लिखते हैं, लगातार कमेंट करते हैं और उसमें कई तरह के वीडियो अपलोड करते हैं, ये बहुत फास्ट मीडियम है, लेकिन इससे क्या लगता है आपको कि ये कितना अच्छा है? देखिए इसमें कुछ थ्रेट भी है। मुझे लगता है सोशल साइट्स या सोशल मीडिया जितनी तेजी से फैला है, उस पर जितनी तेजी से लोगों की अभिव्यक्ति जन जन तक पहुंची है, उसका उपयोग पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव कैंपेन के रूप में, चुनाव में अपने मत देने के रूप में किया है। वहां तक तो ये सब इनके लिए बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं, जैसे अभी अवधेश जी ने बताया कि यूपीए सरकार ने तो ये डाला था, और जब सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने स्टैंड लिया था वही लगभग स्टैंड अगर इस सरकार ने लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता में आने के बाद इन नेताओं का चरित्र किस प्रकार तुरंत बदलता है। जी। सवाल यह है कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी, और जिस प्रकार एनडीए वाले तो क्लेम भी करते हैं कि जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी की जो बात है, ये जो मुद्दा है, इस इशू को सबसे पहले एनडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने ही प्रारंभ किया था और वो अल्टीमेटली लोगों को मिला। इसी तरह ये जो सोशल साइट्स को लेकर विवाद हुआ था, उस विवाद में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष की तरफ से आई थी, वो स्वाभाविक था कि उस पर वो अंकुश लगाना चाहते थे और वो पुलिस द्वारा उस डंडे के द्वारा उसको रोकना चाहते थे। और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने उसको निरस्त किया है, तो जो नए सत्ता में आए बैठे लोग हैं उनको लगता है कि ये सोशल मीडिया कहीं अब उनके खिलाफ शुरू ना हो जाए। जिस प्रकार की बातें, क्योंकि सत्ता में जो भी सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाएं चलती हैं, वो प्रतिक्रियाएं सत्ता में बैठे लोगों के डिसीजन को लेकर ही चलती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, जो लोगों की, कम से कम हमारे देश में, जो पूरे विश्व में जाना जाता है अभिव्यक्ति की आजादी के लिए और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, उनके ऊपर पूरे विश्व के जितने भी लोग जो हमें ह्यूमन राइट बदल जाते हैं, ह्यूमन राइट की बातें सिखाते हैं, उनको समझना चाहिए कि यहाँ पर जितने ह्यूमन राइट का चरित्र लगभग वही ह्यूमन राइट उपलब्ध है, विश्व के किसी भी देश में उपलब्ध नहीं। जी, कई लोग इसमें, असीम त्रिवेदी, पालघर की लड़कियां, अमेश महापात्रा, जैसे लेकिन सबसे ज्यादा यूपी में हुआ आजम खान के कारण, किश्तवाड़ के में अरेस्ट हुआ, रवि श्रीनिवासन का हुआ, कमल भारती का हुआ, राजेश कुमार केरल में हुआ, ज्यादा हुआ है उत्तर प्रदेश। आप टोटल देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा आजम खान के कारण हुआ। लेकिन शिवसेना ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास कुछ पावर होने चाहिए ऐसे चीजों को नियंत्रित करने के लिए। पुष्पेंद्र, देखिए, हमारे यहाँ तो यह है कि हमारे देश में हर चीज़ के अंदर कई रंगों में चीज़ें देखी जाती हैं।
आपको याद होगा बाल ठाकरे पे एक मुसलमान लड़की ने कुछ लिखा था, वहां से ये मामला चला। फिर अभी जो आखिर में जो घटना है वो आजम खान के ऊपर एक हिंदू लड़के ने कुछ लिख दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं इसके टेक्निकल साइड में नहीं जा रहा, मेरा सिर्फ इतना मानना यह है कि हम अभिव्यक्ति की आजादी की जो बात करते हैं वो बड़ी सेलेक्टिव करते हैं। उसके अंदर भी लोगों को लगता है कि अगर सैटेनिक वर्सेस को हिंदुस्तान में बेचा गया तो ये अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है। तस्लीमा नसरीन की बातों को अगर कहा गया तो वो दुरुपयोग है। तो ये जो सेलेक्टिव है इस देश के अंदर कि आप एक धर्म की देवी देवताओं को न्यूड बनाएं तो ये अभिव्यक्ति की आजादी है और उसको पर कोई केस नहीं चलेगा। यहाँ तो सोशल मीडिया की बात है। मैं वहीं आ रहा हूं सर, ये काला कानून ऐसा मीडिया से अलग नहीं है। ये सोशल मीडिया इस मुल्क में घूम नहीं सकता क्योंकि उसमें एक वर्ग को लगता है कि उनके धर्म के खिलाफ लिखा गया है, दूसरे को लगता है तस्लीम में हमारी जड़ें। मामला अलग अलग है। मैं दोनों चीजें वहीं आ रहा हूं सरकार। मेरा कहने का यह है क्या तस्लीमा नसरीन की किताब अब फेसबुक पर डाल दी जाए? क्या सैटेनिक वर्सेस को फेसबुक पर डाल दिया जाए? क्या लोग उस पर डिबेट करें तो इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी होगी? मेरा मानना है कि कार्टून डेनमार्क में बनता है, झगड़े और दंगे फसाद यहां होते हैं। क्या कार्टून हिंदुस्तान में अब कोई बना सकता है जो डेनमार्क में बनाए थे? क्या फ्रांस की जो घटना है, अगर अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई है तो क्या कार्टून कल से बनेंगे और उसके ऊपर कुछ नहीं होगा? सवाल यह है कि आप सेलेक्टिव बात करते हैं। आप कुछ हल्की हल्की फुल्की बातों पे तो देश में बड़ी सारी बहसें होती हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पूरी दुनिया में प्रचार, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमारे यहां ये है, हमारे यहां है, लेकिन आप उतने ही कहीं कहीं मुझे लगता है सेलेक्टिव भी हैं। तो क्या वो सिलेक्शन खत्म होगा इसके बाद? सिलेक्शन नीता जी कांग्रेस के समय में ये पूरा कानून आपको याद होगा और उसके पीछे जाहिर है कोई सियासी मकसद रहा होगा और अब जो है आपने स्वागत किया है, इसके पीछे भी सियासी मकसद है क्योंकि अब आपको चीजें जब सरकार, चूंकि एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से तुरंत लोग लाइक करते हैं, ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, 4 लाइन अपनी जो सोच है व्यक्ति उसको तुरंत व्यक्त कर देते हैं। देखिए जब एक माहौल बनाने में कांग्रेस इस आईटी एक्ट में जो 2000 का एक्ट था इसमें जब ये अमेंडमेंट किया था तब ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं था और ना ही ऐसा सोचा गया था कि इससे किस तरह का इसका फॉल आउट होगा। वो तो धीरे धीरे खास तौर से पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज किया है रूलिंग पार्टी ने, जब ये सत्ता में नहीं थे, इसके पहले और इसके बाद, उसको तो देखते हुए को लेके आपने कानून बनाया था। मुझको देखिए मिसयूज ना हो पाए इस तरह से इसका सेफगार्ड्स तो तब भी थे और सिलेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस भी थे इसके ऊपर। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा मोड है जो कि गांव-गांव तक, बच्चे तक पहुंचता है और वो हर एक की मानसिकता को बहुत तरह से वीडियोस के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से एक इम्पैक्ट छोड़ देता है। तो तब जब ये बना था कानून तो इस तरह की इतनी तेजी से सोशल मीडिया का प्रचार भी नहीं हुआ था, ना ही इतने स्मार्टफोन्स आए थे। अब देखा गया कि किस तरह से खास तौर से भाजपा ने पिछले जो इलेक्शन हुआ उसके दौरान सोशल मीडिया का किस तरह से दुरुपयोग किया, यूं कह लीजिए, और मिसलीड किया जनता को। ये सारा कुछ सोशल मीडिया के ही माध्यम से हुआ था और अभी तक हो रहा था। लेकिन आज के फैसले में बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ गई मैडम? मुझे इस बात की खुशी है कि एक तरह से गिरफ्तार किया गया था, आपकी सरकार थी, इसमें बीजेपी भाजपा कहां से आ गई? देखिए आज सोशल मीडिया को बीजेपी इस्तेमाल आज का जो समय है, ने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने गलत इस्तेमाल सुना होगा, इतने ट्रोल्स बैठा देते हैं। पूरा जाकर के देखिए, भाजपा का पूरा एक सेक्शन है जिसमें कि ट्रोल्स बैठा दिए जो कि एक फॉल्सहुड की कहानियां तैयार करके लगातार लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है आज जो कोर्ट ने कहा वो मुझे लगता है बहुत ही सही, एक अच्छा आपके लिए लगता है बाकी यूपीए की सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बिना आपातकाल के अंकुश लगाने की कोशिश की है। इस तरह का सरकार ने संवैधानिक मर्यादा का अधिकार की रक्षा का काम किया है। कोर्ट की पूरी टिप्पणी पढ़िए, आपके सरकार के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया आपकी सरकार के पास। सरकार के खिलाफ क्या, ये तो खुद भाजपा की सरकार ने भी इसका समर्थन किया था, आप क्यों भूल रहे हैं? लेकिन मैं इस एक्सटेंट तक खुश हूँ इसमें जो गलत तरह का जो बता रहा हूँ, इसमें ज्यादातर गिरफ्तारी कांग्रेस के शासन में ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के शासन में। देखिए
गिरफ्तार? जो आज ये डिसीजन हुआ है, भले जो जितना भी इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स वगैरह के माध्यम से भले इस पर एक अंकुश लाने की कोशिश की गई, लेकिन अवधेश जी ये मुझे बताइए, जो कुछ भी इस पे हो रहा था क्या प्रिंट मीडिया में नहीं हो रहा, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तो कुछ हद तक जिम्मेदार है? उसमें तो अरेस्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं ऐसे लिखने के लिए किसी को, उसमें कोर्ट जाना पड़ेगा। इसमें था कि भैया जो लिखा है उसको रात में पुणे में थाने में 2 लड़कियों को रात में अरेस्ट कर लिया गया। सरकार थी, कांग्रेस कांग्रेस में। देखिए जो ऑफेंसिव पाया गया इस देश के माहौल के लिए, जो ऑफेंसिव था वो उस समय जो सुनिए अवधेश जी मेरी बात समझिए, जो ऑफेंसिव था उसके लिए कानून बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी जो हो रहा है, अरे मैडम हो रहा है, उस पे कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। सरासर देखिए कांग्रेस कोर्ट ने क्या कहा, उस पे तो कोई बात ही नहीं हुई। कोर्ट ने तो इसको पूरी तरह से स्क्रैप भी कर दिया, लेकिन उसमें जो टिप्पणी की है वो सब पढ़ लीजिए जरा। ये यहाँ से स्वागत योग जजमेंट है, इसको स्वागत किया जाना चाहिए। अवधेश जी, भूपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, नीता जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।